बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे जो हम इससे पहले भी जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इससे पहले लेक्चर भी पढ़ा है, वो भी अंडर द हेडिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही था। लेकिन उसमें उसने पहले बायो एलिमेंट्स को जो है ना वो एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने बायो एलिमेंट को डिफाइन किया था। फिर उसकी जो तीन किस्म की टाइप्स थी, मेजर बायो एलिमेंट, माइनर बायो एलिमेंट और ट्रेस बायो एलिमेंट। इस तरह आज भी जो है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से पहले एक तो आज हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे लेवल जो है ना उसके जो इसके डिफरेंट लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन डिफरेंट लेवल से पहले हमारे ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना। एक कम्प्लेक्सिटी है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है और नीड ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो है आप कहने कि डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि डिफाइन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो बायोलॉजी को स्टडी किया जाता है स्टूडेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे डिफरेंट लेवल कौन से होंगे? आपने पहले जो है मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा था कि सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल होता है, जो सबसे छोटा लेवल है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑर्गेनेल लेवल है, फिर उसके बाद सेल लेवल है। तो ये सारे लेवल हैं। तो इन लेवल पर जो है ना स्टडी करना, डिफरेंट लेवल पर बायोलॉजी को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद स्टूडेंट है कम्प्लेक्सिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, कम्प्लेक्सिटी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आप कहने की कंसेप्चुअल है। इनको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझना है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम्प्लेक्स है। बहुत ही क्या है? कम्प्लेक्स। इट इज हाईली कम्प्लेक्स। ये बहुत ही ये बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके से है। ये बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके से है कि जिस तरह हमने लाइफ वाले टॉपिक के अंदर हमने लाइफ का एक करेक्टर पढ़ा था कि जो है ना कम्प्लेक्स एंटिटी कि ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स एंटिटी। ये जो है ना बहुत ही आप कह लेंगे कम्प्लेक्स किस्म की एंटिटी कहते हैं ना चीजों को, ये बहुत ही कम्प्लेक्स है। तो ये लाइफ का करेक्टर है कि जो लाइफ है वो कम्प्लेक्स होती है। तो बिल्कुल वही चीज ये बयान करता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेस ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी। अब इस कम्प्लेक्सिटी का स्टूडेंट इसको फायदा क्या है? इसको जो है ना ऑर्गेनिज्म को कम्प्लेक्स होने का फायदा क्या है? इसको बेनिफिट क्या है? बिल्कुल ये इसी तरीके से ना शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कम्प्लेक्सिटी टू ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को कम्प्लेक्स होने का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। तो उसको क्या बेनिफिट है? इस कम्प्लेक्सिटी की वजह से वो क्या करेगा? नंबर ऑफ प्रोसेस ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेस ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, यानी काफी ऐसे काम है, काफी उसके जो फंक्शन है वो उसके अंदर किसकी वजह से आए हैं? सिर्फ कम्प्लेक्स होने की वजह से। अगर ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स ना हो तो उसके अंदर इतने फंक्शन जो पेचीदा किस्म के फंक्शन है वो नहीं हो सकते। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक जिस तरह आप देखें ना, मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो इतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है। उस वक्त ये सीलिंग फैन भी जो है ना ये अच्छा काम कर रहा होता है, ठीक है। आप गर्मी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि आप यानी कि थोड़ी आपको ज्यादा गर्मी लगती है, आप जो है एयर कूलर की जो है वो जरूरत महसूस करते हैं। फिर एक ये भी लेवल आता है, कुछ ऐसे भी यहाँ पे जो है वो एयर कंडीशन की जरूरत होती है, उसके बगैर गर्मी कंट्रोल नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट आपने देखना है, फैन को देखना है, एयर कूलर को देखना है, ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशन एसी को देखना है। तो ये कंप्लेक्स होते जा रहे हैं। फैन इतना कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा कम्प्लेक्स एयर कूलर है, उससे ज्यादा कम्प्लेक्स क्या है? वो एयर कंडीशन है, एसी है। तो अब उनके फंक्शन भी देखें कि फंक्शन कितना है। अब एसी जो है वो जितनी से जितनी गर्मी हो उसको कंट्रोल कर लेता है, वो मतलब बेहतरीन टेम्परेचर बना देगा। इस तरह जो उससे कम फंक्शन है वो किसका है? एयर कूलर का। उससे कम फंक्शन जो है वो किसका है? सीलिंग फैन का। तो जैसे जैसे देखे ना ये कम्प्लेक्स होते गए, ऐसे ऐसे इनका जो फंक्शन है वो क्या होता गया? बढ़ता गया। तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो जैसे जैसे चीज कम्प्लेक्स होती है ऐसे ऐसे स्टूडेंट उसका फंक्शन बढ़ता है। तो कम्प्लेक्सिटी जो है ये फंक्शनैलिटी को क्या करती है? बढ़ा देती है। ये आपने याद रखना है। तो इसी तरीके से बिल्कुल देखे ना, अब जानदार जैसे जैसे पेचीदे हुए हैं तो कितने जो है आप कह लें कि कम्प्लेक्स हैं, जो आप कह लें कि कितने इसके फंक्शन है कम्प्लेक्स। सम ऑफ दीज प्रोसेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उसमें से जो कुछ प्रोसेस है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस आप देखें शाबाश कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है ये होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है जी? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है।
इस तरह आप देखें, शाबाश। इसके अलावा एक्सक्रीशन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, डाइजेशन होती है। तो ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रोसेस हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से ये इसके अंदर फंक्शन आए हैं, कम्प्लेक्स की वजह से। जैसे जैसे कम्प्लेक्स होता जाएगा, ऐसे ऐसे फंक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप देखें ना कि जितने भी जानदार हैं, उनके ब्रेन में अगर देखा जाए ना, तो इंसान का जो ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है, ये सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स है। और सबसे ज्यादा जो फंक्शन, जो काम करने की सलाहियत है, जो थिंकिंग की सलाहियत है, वो भी सबसे ज्यादा किस में है, वो इंसान के ब्रेन में है। तो देखे ना, थिंकिंग जो है, थिंकिंग भी एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही आप कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, और उसको जो साइंटिस्ट हैं अभी तक वो मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है। दीज प्रोसेस डिफरेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। यही वो प्रोसेस है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट करते हैं। तो उम्मीद है ये स्टूडेंट आपको ये इसका कम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट जो है ये समझ आ गया होगा। यकीनन वो इसका कम्प्लेक्स का जो है, वो कम्प्लेक्सिटी का ऑर्गेनिज्म का जो बेनिफिट है वो भी पूछ सकता है, और आप अच्छे तरीके से इस बेनिफिट को बयान भी अब कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट है जी, थर्ड हेडिंग जो हमारी है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कि अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये रेगुलेटरी जो लफ्ज है, ये रेगुलेटर से आया हुआ है। जैसे आप देखें ना, फैन का एक रेगुलेटर भी लगा होता है, जिससे आप स्पीड एडजस्ट करते हैं, यानी उसको स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदारों के अंदर कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो उसके कंट्रोल सेंटर का काम कर रहे होते हैं। इसको आप कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। वो कंट्रोल सेंटर जो है वो हर चीज को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। अ लिविंग थिंग हैज बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब इसमें स्टूडेंट आपने ये एक वर्ड समझना है, बिल्ट इन। कौन सा वर्ड समझना है, इसका कंसेप्ट आपने स्टूडेंट क्लियर करना है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि जिस तरह आप देखें, आप एक नया मोबाइल जब लेते हैं ना, मार्केट से नया मोबाइल लेते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर उस मोबाइल के अंदर पहले ही से मौजूद होते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर पहले से ही मौजूद है ना, उनको आप कहते हैं कि ये बिल्ट इन है। ये बिल्ट इन का मतलब समझिए स्टूडेंट, कि जो मोबाइल आपने नया लिया उसमें जो पहले से ही मौजूद सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम कहते हैं कि ये बिल्ट इन है। इसी तरह बिल्कुल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, उसके अंदर जो है आप कह लें कि ये जो मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये पहले से ही मौजूद होता है। पहले से ही उसमें ये लिख दिया जाता है, और यानी कि वो उनके जो जीन्स होते हैं, कि जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म उसकी यानी कि उसकी बर्थ होती है, तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होता है। A living thing has built-in regulatory mechanism. This mechanism interact with the environment and maintain the structure and function of the organism. और ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये जो बिल्ट इन उसके अंदर है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो पहले से मौजूद है, ये इन्वायरमेंट के साथ टच रहते हैं, सराउंडिंग के साथ स्टूडेंट ये टच रहते हैं। और क्या करते हैं, उसके टच रहने से वो जो उसकी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म की और उसकी फंक्शन है, उसको मेंटेन रखते हैं। कैसे, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो टेम्परेचर है, अब इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहना चाहिए। लेकिन अगर बाज दफा आप देखें, अगर टेम्परेचर आई है वो 40 या 41 तक हो जाता है, तो जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हमारे अंदर जो रेगुलेटरी स्टूडेंट मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करे, वो नीचे लेके आएगा उसको, वो उसको 38 तक लेके आएगा। यानी कि वो आप पहले कि ऐसे कुछ आप पहले के मैकेनिज्म इख्तियार करेगा जिससे कूलिंग हो। जिस तरह आप देखें ना कि शदीद गर्मी में हमें जो है वो पसीना आना शुरू होता है, जो स्वेट ग्लैंड है हमारे, वो पसीना बनाना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, जो पसीना आता है उससे कूलिंग काज होती है, वेपोरेशन होती है ना, पानी निकलता है, पानी और साल्ट निकलते हैं, और उससे क्या काज होती है, कूलिंग काज होती है। तो बिल्कुल ये किसकी वजह से पसीना आया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। हमारे कंट्रोल सेंटर को, हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म को पता चला कि जो बॉडी से टेम्परेचर हाई हो गया है, तो उसने जो है उसको नीचे लाने की कोशिश की। तो इसी तरह बिल्कुल ये जो बिल्ट इन होता है ना, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो पहले से वो बिल्कुल एनवायरनमेंट के साथ टच रहते हैं, और उस एनवायरनमेंट के साथ टच रह के उसके साथ जो भी ऑर्गेनिज्म की जरूरत हो, ताकि वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो काम को अपनाते हैं, ताकि उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन वो मेंटेन रहे। अब क्योंकि देखें ना, अगर ये एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर हाई हो सपोज, यानी कि 40 से अब 45 तक वो चला जाता है, तो उस वक्त इतने ज्यादा टेम्परेचर में अगर बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, तो उस वक्त एंजाइम सारे डी नेचर हो जाएंगे। बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, और एंजाइम के बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी केमिकल रिएक्शन ही नहीं होंगी। तो 45 तक अगर टेम्परेचर चला जाए बॉडी का, या इससे ज्यादा भी चला जाए, तो क्या खतरा होता है कि एंजाइम जो है बॉडी के अंदर वो डी नेचर होने का खतरा होता है। और अगर एंजाइम डी नेचर हो जाए, तो उसके बॉडी के अंदर जितने फंक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा नीड ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई, क्या जरूरत है ये इतने सारे लेवल बनाने की। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ लिविंग सबस्टेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक लिविंग सबस्टेंस पे मुश्तमिल है स्टूडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं जी, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये आप समझ लें, जिस तरह आप देखें ना, एक न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में मिलकर क्या चीज बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये याद रख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब आपस में इकट्ठे मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटो। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ लिविंग सबस्टेंस, और ये दोनों जो है, साइटोप्लाज्म भी हो जाए या न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाए, ये लिविंग होते हैं। बायोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट फिनोमेना है लाइफ के, उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस है लाइफ के अंदर, वो इसको समझते हैं। द बायोलॉजिस्ट फॉर कन्वीनियंस स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंटली। और ये कन्वीनियंस का मतलब होता है स्टूडेंट सहूलत। ये अपनी सहूलत के लिए, आप देखें ना, किसी चीज को आपने स्टडी करना हो ना, आप कह लेंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, तो आप सिंपल ऑर्गेनिज्म से उसको स्टडी करना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए आसान होगा। कोई भी प्रोसेस जो है वो अगर आप सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं, कम्प्लेक्स की जानिब जाते हैं, तो उसको थोड़ा समझने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये आप कह लें कि चार हेडिंग थी हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, नंबर 2 कम्प्लेक्सिटी, नंबर 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और नंबर 4 क्या था, नीड ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे लेवल स्टार्ट होते हैं। पहला लेवल स्टूडेंट है हमारा अटॉमिक एंड सब अटॉमिक लेवल। पहला लेवल हमारा स्टूडेंट कौन सा है जी, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ यूनिट कॉल्ड एटम एंड सब अटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कहते हैं जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं वो सब के सब किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। और फिर सब अटॉमिक का क्या, इसका मतलब मैं आपको समझाऊं कि जो सब का वर्ड है ना, कौन सा स्टूडेंट वर्ड है, सब, SUB। ये छोटी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। आप कह रहे हैं सब अटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, यानी जो एटम के अंदर पार्टिकल है उनको हम बोलते हैं। जिस तरह आप सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनको अब क्या बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, और उनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेलीज। तो बिल्कुल इसी, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ यूनिट कॉल्ड एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि एटम होते हैं और उनके अंदर, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो कौन सी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म, सॉरी क्या लिखा हुआ लफ्ज, इन ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। एलिमेंट जो है स्टूडेंट वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो क्या करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा ये थोड़ा सा ना, ये भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एटम और एलिमेंट। एटम हो एलिमेंट, आप समझ लें कि ये एक ही बात है, क्योंकि ना एलिमेंट को अगर डिफाइन हम करें तो आप कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होती है, एलिमेंट क्या, कैसे डिफाइन करना है एलिमेंट को, कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस हैविंग अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और एटम क्या होता है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट एंड रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। यानी आप समझ लें कि जो खसूसियात एलिमेंट की स्टूडेंट होती हैं वही खसूसियात किसकी होती हैं, एटम की होती हैं, ठीक है। एक एलिमेंट जो होता है, आप कह लें कि वो बिल्कुल एक जैसे ही उसमें एटम होते हैं, एक जैसी खसूसियात होती हैं। एटम हो जाए, अगर उसका आप अगर कोई एलिमेंट है, हम उसका कोई एटम लेंगे, उस एटम ले, तो वो बिल्कुल उसकी खसूसियात वही होंगी। तो इसलिए उसने ना यहाँ पे पहले जो है ना वो एलिमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर उसने एटम का कर लिया। तो ये बात एक ही है स्टूडेंट। Atom are different element combined with each other and through ionic or covalent bonding to produce the compound. This stable form is called molecule. तो ये एटम जो है आप कह लें कि स्टेबल फॉर्म में आना चाहते हैं, और ये फिर स्टेबल फॉर्म आने के लिए इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं। कैसे मिल सकते हैं, एनिक बॉन्ड के जरिए मिल सकते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिल सकते हैं। तो ये स्टेबल फॉर्म में आएंगे कैसे स्टूडेंट, ये पहले आपने समझना है कि स्टेबल फॉर्म में आने के लिए इनको क्या चाहिए, या तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे या फिर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। डुप्लेट रूल किसे कहते हैं कि उसके जो बैरूनी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ऑक्टेट रूल किसको कहते हैं कि उसका जो बैरूनी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अच्छा, ज्यादातर जो एलिमेंट हैं, ज्यादातर जो एटम, वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। डुप्लेट रूल को सिर्फ हाइड्रोजन ही फॉलो करता है। सिर्फ कौन फॉलो करता है स्टूडेंट, ये याद रखना, कौन फॉलो करता है जी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। इसके साथ हीलियम भी आप कहेंगे कि, लेकिन हीलियम जो वो तो नोबल गैसेस है, उनके तो ऑलरेडी जो आउटर शेल है वो फिल है।
तो इसके साथ ये कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, डुप्लेट को या ऑक्टेट को, और ज्यादातर जो है आप कह लें ज्यादातर जो है वो किसको फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को। हाइड्रोजन सिर्फ किसको फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल को। तो कंबाइन कैसे होंगे, या फिर एनिक बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल लिखी हुई है, जिस तरह आप ये देखें ना, नाइट्रोजन, इसके बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब ये इसके ये 5 आपको नजर आ रहे होंगे, 2 ये लिखे हैं मैंने, 3 ये लिखे हैं। इस तरह ये नाइट्रोजन है, इसके 3 ये लिखे हैं और 2 लिखे हैं। अब ये 3 जो है ना इन्होंने शेयर कर लिए हैं, तो जो बॉन्ड शेयर करने की वजह से बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये देखें ना शाबाश स्टूडेंट, अब इसके बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन यानी हो जाएंगे। अगर इसकी गिनती करें हम, इस नाइट्रोजन की 2 इसके पास ये हैं, ठीक है, 6 इसके पास ये आ गए, ये कितने हो गए, 6, 8। अगर इसकी काउंट करें हम तो 2 इसके पास ये हैं, ये 6। तो कभी इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कभी इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। यानी ये आप अकॉर्डिंग टू जो आप कह लेना नीड कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्डिंग की जाती है। अगर किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना और दूसरे के पास बहुत कम हो, तो वो फिर यहाँ पे वो फिर क्या करते हैं, एनिक बॉन्ड। एनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, अब ये स्टेबल फॉर्म में आएगा, कभी इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कभी इसकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये 2 नाइट्रोजन के जो मैंने एटम लिखे हैं। इसके बाद लिखा हुआ स्टूडेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये मोस्ट कॉमन एटम है स्टूडेंट, कौन कौन से हैं जी, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड सल्फर है। अब सल्फर को आपने याद रखना है, देखें ये अब आपके जेहन में आ रही होगी, क्योंकि जो हमने टॉपिक पढ़ा था बायो एलिमेंट का, वहां पे सल्फर मौजूद नहीं थी जो मेजर बायो एलिमेंट। तो ये वो जो मेजर बायो एलिमेंट थे स्टूडेंट, वो किसके लिहाज से लिखे गए थे, वो लिखे गए थे ह्यूमन बॉडी के लिहाज से, इंसानी बॉडी के लिहाज से। ये ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो बाद में जो है ना वो सल्फर भी ज्यादा, जिस तरह आप देखें बाद बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो सल्फर खारिज करते हैं बजाय ऑक्सीजन कर। अल्लाह की बात है, जो सल्फर खारिज कर रहा है, जो सल्फर बना रहा है, उसमें सल्फर ही ज्यादा होगी। तो ये बात स्टूडेंट आपने नोट रखनी है कि वो जो आप कह लेते हैं मेजर बायो एलिमेंट हमने पढ़े थे, जो इससे पहले लेक्चर था, वो इंसानी बॉडी के लिहाज से पढ़े गए थे, ह्यूमन बॉडी के लिहाज से पढ़े गए थे। आर द मोस्ट कॉमन फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। The different types of bonding arrangement permit biological molecule to be constructed in a great variety and complexity। तो वो कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट्स, जो बॉन्डिंग होती है ना डिफरेंट टाइप्स की स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स की जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करती है, और डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और उससे डिफरेंट काइंड के आप कह लें जो है मुख्तलिफ जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आती है। जिस तरह आप देखें ना, मैं आपको ये मिसाल दे दूं कि ये लिखा हुआ है 1 2 3, अब ये फिगर बन गया। अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं ना 3 2 1, तो ये कोई और फिगर बन गया। अगर इसको इस तरीके से अरेंज कर दूं 2 3 1, तो ये कोई और फिगर बन गया। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं, और इससे वैरायटी ऑफ कंपाउंड और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की स्टूडेंट एग्जांपल थी। एनिक बॉन्ड की भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि जिस तरह आप देख रहे हैं ये सोडियम है, कौन सा है, सोडियम। सोडियम के जो आप कह लेना जो बैरूनी शेल होता है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उससे नीचे उसमें कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। और क्लोरीन के पास जो है बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 7। 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या करता है, यहां पे सोडियम जो है ना, अब सोडियम को क्या चाहिए कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, 7 कोई देने वाला नहीं होता, कोई भी एलिमेंट 7 नहीं दे सकता, कोई भी एलिमेंट 7 नहीं दे सकता। तो ये क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे देगा, और अपना जो है वो आखिरी शेल ही खत्म कर लेगा। अब इसकी बैरूनी शेल में कितने आ गए, 8, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्लोरीन की भी कितने हो गए, 8। तो सोडियम क्लोराइड की जो एग्जाम्पल है ये आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन की जो मैंने एग्जाम्पल दी थी वो किसकी थी, कोवेलेंट बॉन्ड की। इसके बाद स्टूडेंट आ जाए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के। तो टाइप्स आपने ये देखनी है कि जब भी कोई डिवीजन की जाती है, जो किसी की टाइप्स बयान की जाती है, तो वो ये पहले देखा जाता है कि आपने बेस कौन सी बनाई है। जिस तरह हम देखें ना, अगर हमने बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी की क्लास है, तो उसमें आपने स्टूडेंट बाज दफा नंबर बेस पे क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। बाज दफा
उनके जो रोल नंबर है, उनका ऑर्डर है, जो पहले आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं, उसके लिहाज से कर लेते हैं। बाज दफा आप समझ लें कि जो क्लासिफिकेशन आप हाइट की बिना पे कर लेते हैं, बाज क्लासिफिकेशन आप स्टूडेंट के वेट की बिना। तो बेस देखनी चाहिए कि बेस कौन सी क्लासिफिकेशन की गई, किसकी वजह से ये टाइप्स बनाई गई हैं। तो ये कौन सी जो पहली ये हम पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो आप कह लें कि लो मॉलिक्यूलर वेट है, विद लो मॉलिक्यूलर वेट, माइक्रो मॉलिक्यूल, उनको हम क्या कहेंगे? ये जो पहली किस्म है स्टूडेंट, जो ऑन द बेसिस ऑफ वेट बनाई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बनाई गई, वो कौन से हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। दूसरी किस्म की कौन से हैं? मैक्रो, आई और ए। माइक्रो विद लो मॉलिक्यूलर वेट, इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इस तरह दूसरी जो टाइप है वो कौन से हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? स्टार्च और प्रोटीन। इसके बाद स्टूडेंट एक और भी जो है उसकी टाइप्स मान की गई है मॉलिक्यूल की, वो किसकी बिना पे की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीएच बॉन्ड, सॉरी सीएच बॉन्ड नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी, कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी, कि वो कंपाउंड जो है, वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होंगे, या फिर वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल, वो देखने हमने। बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, इस तरीके से भी आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, इन लिविंग वर्ल्ड या बायोलॉजिकल वर्ल्ड, उसमें कितनी किस्म के मॉलिक्यूल हैं? तो कितनी किस्म के होंगे? 2 किस्म के, एक होंगे ऑर्गेनिक, एक होंगे इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कौन से? एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें स्टूडेंट कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएं, टुगेदर का लफ्ज लाजमी लगाना है। जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाए, उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते। ये टुगेदर का लफ्ज आपने लाजमी लगाना है, इकट्ठा लाजमी लगाना है। इसके बाद स्टूडेंट, एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय द enormous number of micro and micro molecule of 100 of different types। जो ऑर्गेनिज्म होता है, आप कहने के ये बहुत ज्यादा, अनार्मस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा नंबर, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं, यानी कि उसके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट भी होते हैं और उसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट भी होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिज्म, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादा भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड उसके एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड? एटीपी, एडीपी, एएमपी। अब ये सारे जितने आप कहने के जितने में ये लिखे हुए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हमने जो है चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर पढ़ना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।